बिजनेस का प्रोग्राम करने का फ़ायदा ये है कि मैं कौमी धारे के हर मौजू से हटकर बात कर सकता हूँ। मुझे इजाज़त है कि मैं माशी मौज़ूआत पे बात करूँ, मईशत के मुतल्लिक बात करूँ। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, मेरी तवज्जो मईशत पे रहे तो बेहतर है ना। ये एक सवाबदीद मिल जाती है इंसान को बिज़नेस का प्रोग्राम करने में कि बाहर भले कैसा भी मौसम हो, हम जो है वो मौसम बाहर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखें, ये एक फ़ायदा होता है। इसी तरह कारोबार के मुतालिक जब बात करेंगे, बिज़नेस के मुतालिक बात करेंगे, तो इसमें दो पैरेलल व्यूज़ होते हैं। एक, जो भी हुकूमत वक्त होती है, जो भी सियासी जमात होती है, उनका एक अपना मौक़िफ़ होता है, वो कहते हैं मईशत बहुत अच्छी है। अच्छा, यही लाइन जो है मेन नरेटिव भी टो करता है, क्योंकि मजबूर होता है। व्हाट कैन वी डू इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान। हम भी उसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कहते हैं सब वाह 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 वाह। वो गज़ल कोई भी सुनाए, नज़म कोई भी सुनाए, गीत कोई भी सुनाए या शेर कोई भी सुनाए, हमने आगे से वाह वाह करनी होती है, भले वो बेवज़न ही क्यों ना हो। ये एक मौक़िफ़ होता है। दूसरा ये होता है कभी कभार ज़ोर पकड़ जाता है पैरेलल, और वो पैरेलल ये होता है कि भाई इसमें ये ख़राबी तामीरी तनकीद हो जाए। तामीरी तनकीद से बेहतरी आती है, मईशत में बेहतरी आती है। और इसीलिए आज कोशिश यही की कि तामीरी तनकीद नहीं बल्कि ऐसे सजेशंस और सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाई जाए जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को कॉम्प्लीमेंट किया जाए। तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ साथ FPCCI के पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी के भी चेयरमैन हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जनाब अली, बहुत शुक्रिया जनाब। अब बात यह है मियाँ जाहिद हुसैन साहब, इंडिकेटर्स को अगर मैक्रो पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की राय ये है कि वो अच्छे इंडिकेटर्स बन के सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जैसे आप भी हाईलाइट कर चुके हैं माजी में भी और अभी भी हाल में भी, कि जब तक रोज़गार के मौके ना हो तो मुल्क की मईशत की बेहतरी के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किसी तरह भी पॉइंट करें, वो सही डायरेक्शन तभी बनेगी जब एम्प्लॉयमेंट भी उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क की इकॉनमी है ऑलरेडी उसमें स्टेबलाइजेशन की तो हमें नजर आ रही हैं चीजें कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो गए हैं। हमारे ओवरऑल जो कर्जे हैं वो कोई 1300 यानी 1.3 ट्रिलियन जो है वो कम हो गए हैं। इसी तरीके से हमारी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी हैं और महंगाई कम हो गई है। ये सब स्टेबलाइजेशन की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकॉनमी है, जिसमें कि हमारा GDP जो है वो 3% के ऊपर ही अपना रोमिंग अराउंड कर रहा है, तो उसकी वजह से फिर हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि इस वक्त अभी आपने देखा होगा जो IMF की रिपोर्ट आई है जी, उसमें 7.1% उन्होंने बताया कि जी हमारे यहाँ बेरोजगारी हो गई है। तो जब वो बेरोजगारी यहाँ पे पहले थी कोई 6.9%, अब हो गई है 7.1%। तो बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ रही है, गुर्बत हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारी जो GDP ग्रोथ है वो होनी चाहिए कुछ 6.5-7%, लेकिन वो है 3-3.5%। तो उसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.4% है। तो जितनी पॉपुलेशन हम ग्रो कर रहे हैं, यानी फैसलाबाद के साइज का एक शहर हर साल हम एक नया जन्म देते हैं। जी, तो अब जाहिर है कि इतने सारे लोगों के लिए आपको 5-6 हज़ार अरब रुपए चाहिए उस शहर को डेवलप करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ देने के लिए। तो वो जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट को कर्जे लेने पड़ते हैं। तो फिर रोजगार इतने सारे लोगों को कैसे दिया जाए? तो ये है मिक्स सिग्नल्स हैं। फिर ऊपर से IMF की जो दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ एलीट कैप्चर है, हमारे यहाँ सिस्टमेटिक करप्शन है। तो वो चीजें भी निशानदेही करती हैं। फिर तीसरी तरफ अगर हम देखें तो SOEs हैं जो 1000 अरब रुपया हर साल जो है टैक्स पेयर का वो हड़प कर जाती हैं। बिजली के लाइन लॉसेस जो है वो 1000 अरब रुपए के हैं, लाइन लॉसेस, बिजली की चोरी और नॉन पेमेंट। तो ये तकरीबन 2000 अरब रुपए के गवर्नमेंट के अखराजात हैं जो कि गवर्नमेंट चाहे अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर ले तो वो चीजें खत्म हो सकती हैं, उसमें लोगों के पैसे बच सकते हैं और गवर्नमेंट वही पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये सारे मिले जुले सिग्नल्स हैं इकॉनमी के, और उसमें बिजनेस कम्युनिटी अपनी जगह परेशान है। अभी कुछ दिनों से अगर आपने देखा हो तो SIFC के जो हैं हमारे कोऑर्डिनेटर, कंट्री कोऑर्डिनेटर, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, उन्होंने जो बातें की हैं वो कहते हैं कि जी इस सूरत हाल में
कंट्री की इकोनॉमी का ग्रो करना बड़ा मुश्किल है जब तक कि हम इन चीज़ों की रिफॉर्म ना कर पाएं। जी तो ये हैं सारी मिली जुली चीजें हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया कि गवर्नमेंट को इसमें कोई फौरी तौर के ऊपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के ऊपर जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुल्क जो है ये बस ऐसे ही चलता रहेगा और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के इम्कान बहुत कम है, क्योंकि 26% तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो पिछले क्वार्टर में कम हो गई है। तो ये है जी। अच्छा, लेकिन मैं जो ना कमेंट करता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ आपकी जो जिसे कह सकता हूँ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को, कि मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी का। फिर प्रोग्राम के अंदर भी और उसके अलावा भी जब आपसे मुलाकात हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम ये रख लें कि हम डिस्ट्रिक्ट बेस्ड इकोनॉमीज़ को रिवाइव करें और उस पर फोकस करें, जो कि आपका काफ़ी अरसे से फोकस है, तो इस मुल्क की मईशत जो है वो सही सम्त में ले जाना भी आसान होगा और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं यानी ट्वीक करना कोई स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो आप इसके बारे में भी ज़रा रोशनी डालें कि किस तरह से ये हो सकता है। जी बिल्कुल, ये चीज़ मुमकिन है। और हमें अगर हम देखें हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जब हम कहते हैं कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, जब हम ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ जो यूथ बल्ज है उस हवाले से हम माला माल हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ मौजूद है, मौसम मौजूद है, नहरें मौजूद हैं, दरिया मौजूद हैं, तो हर लिहाज से ये मुल्क जो है अल्लाह ताला ने इसको बहुत ज़्यादा अपनी नवाज़शात से नवाजा है, वसाइल हैं, सब कुछ है। अब ये सारे वसाइल और ये सारी नवाज़शात और ये सारी चीज़ें हैं कहाँ? तो ज़ाहिर है किसी न किसी सूबे में है, किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में है। जी। अब वो जब हम जाते हैं उसको माइक्रो मैनेजमेंट के ऊपर कि भाई ये सारी चीजें जो हैं, ये वसाइल जो हैं हमारी इंसानी तरक्की के लिए, अवाम की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए फिर क्यों नहीं उस तरीके से मोबिलाइज होते कि जिससे लोगों को फायदा हो। तो जब हम जाते हैं और उसको पिन पॉइंट करते हैं तो लोकल इश्यूज सामने आ जाते हैं कि भाई ये जहां भी जो भी ये वसाइल अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। तो जब तक आप उसको लोकल लेवल के ऊपर उन चीज़ों को एक्सप्लोर ना करें, उनको उन चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट ना करें, सिंक्रोनाइज ना करें, उस वक्त तक ये चीज़ें जो हैं आपके इस्तेमाल में, आपकी तरक्की में नहीं आ सकती। तो इस वजह से हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी की कि आप डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करें तो ऑटोमेटिक आपका सूबा डेवलप हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका मुल्क डेवलप हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके अवाम डेवलप हो जाएंगे, अवाम में बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो हमें चाहिए इस चीज की जरूरत देना है कि अहमियत देना है कि हम हर जगह पे पिन पॉइंट करके उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को डेवलप करें। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि जी लोरा लाई में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, अगर हम देखते हैं कि दादू में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, और दादू को अगर हम एक तरह से खुद मुख्तार कर दें कि वो अपने दादू डिस्ट्रिक्ट में टैक्स भी ले, अपनी एक्सपोर्ट को भी देखे, अपनी इंपोर्ट को भी देखे, अपनी इंडस्ट्री को भी देखे, अवाम की बेहतरी और वुमेन को भी देखे और स्मॉल एंड मीडियम को देखे, यूथ को देखे, अगर वो वहाँ लोकल लेवल पे अगर हम कंसंट्रेट कर लें तो फिर उसके नतीजे में आप देखिएगा कि वो दादू जो है, चूंकि वहाँ के लोग होंगे उसको डेवलप करने वाले, तो वो तो 6-8 महीने में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें तो वहाँ मौजूद हैं, कोई बाहर से तो चीजें लानी नहीं है, तो वो चीजें मौजूद हैं, उन्हीं को उन्होंने डेवलप करना है। तो इस तरीके से आपके 166 डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान में, तो तमाम के तमाम डेवलप हो जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई चीज होगी जिसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या जिसको आप फर्दर ग्रूम कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे आप मार्बल को डेवलप कर सकते हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं आपके पास, माइंस एंड मिनरल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, दूध है, यानी डेयरी है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में होती हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में हम वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक एम्पावर्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर उसको दूर से बैठ के कंट्रोल किया जाएगा तो वो नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए लोकल लेवल के ऊपर हमें उनको कंसंट्रेट करना होगा, लोकल लेवल पे डेवलप करना होगा और वहाँ तवज्जो देनी होगी। ये हम कर लें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है और इस सोच के मुताबिक जो मैं बता रहा हूँ इनको लेके चलेंगे तो ये चीजें इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी। वहाँ अगर बिजली नहीं है तो बिजली भी ठीक हो जाएगी, गैस नहीं है तो गैस भी ठीक हो जाएगी। तो इस चीज को हमें ना एक छोटे लेवल के ऊपर, स्मॉल लेवल के ऊपर हम चीजों को ठीक करेंगे तो ट्रेन के डिब्बों की तरह से हर डिब्बे को अगर हम अपनी जगह सही करते जाएंगे तो वो फिर इंशाल्लाह, पाकिस्तान तो बहुत पावरफुल है, वो एक बड़े इंजन की तरह से इन सबको खींचने में कामयाब हो जाएगा।
बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि ये एक ज़्यादा जिसे आप कहें अप्रोप्रिएट अप्रोच है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, और इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए वी सी दैट दिस विल बी अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। अच्छा, यहाँ पर एक जानिब आपको दूसरी तरफ भी लेकर आता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर वैसे पॉलिसी मेकिंग को देखें और चैलेंजेस को देखें, तो अब एक चीज़ आप लोगों के लिए अच्छी ये हुई है कि IMF के कहने पे अब पॉलिसी का जो हिस्सा है वो FBR की डोमेन से निकल गया है, लेकिन अब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की डोमेन में आया है। तो डोंट यू थिंक दे शुड इन्वॉल्व एंड एंगेज स्टेक होल्डर्स इनटू दैट प्रोसेस, ताकि ये बेहतर हो? नॉट ओनली टैक्स कंसल्टेंट्स बट पीपल हु आर पेइंग टैक्स शुड आल्सो बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम। क्या कहते हैं आप? देखिए, टैक्स का जहां तक ताल्लुक है, ये भी असल में मिक्स सिग्नल देता है। पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है, अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी को देखें तो अगर हमारी 425 या 410 अरब डॉलर की इकोनॉमी है, तो हमें कोई इसमें 60 अरब डॉलर के हमें टैक्स देने चाहिए, जो कि तकरीबन 15-16 हज़ार अरब रुपए बनते हैं। जबकि हमारा जो टैक्स टारगेट है इस दफा का वो 14,100 अरब है, जो पूरा नहीं होगा ये तकरीबन 13,000 अरब आपको मिलेगा। 3-4 हज़ार अरब रुपए का इसमें हमें डेफिसिट का सामना है। अब वो 3-4 हज़ार अरब रुपए जो लोग टैक्स चुराते हैं, टैक्स देते नहीं है, तो उन लोगों को हम अगर टैक्स नेट में लाएंगे तो आपके ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, ये मसला आपका उस तरह से हल होगा। लेकिन अब मसला यही है कि जब वो उन लोगों को टैक्स नेट में लाने जाते हैं, वो आते नहीं। जब वो आते नहीं तो जो मौजूदा टैक्स पेयर है उसी को आप फर्दर उसके ऊपर लगाते हैं, कब्ज़े लगाते हैं, उनको तंग करते हैं, उनकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, उनके ऊपर आप सुपर टैक्स लगाते हैं, नित नए किस्म के उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं, जो कि इस वक्त आपकी टोटल जो इनकम है उसका तकरीबन 60-65% गवर्नमेंट ले जाती है, बाकी 30-35% में तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं कि वो फर्दर इन्वेस्ट करे। तो इस वजह से मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ब्रेकें लगी हुई हैं। फिर इसी वजह से हमारे यहाँ जो बिजली की चोरी है, तो बिजली महंगी है। तो इस वजह से बिजली महंगी है जब, तो फिर आपको जाहिर है कि इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं है। इसी तरीके से गैस में आपका सर्कुलर डेट है, गैस फिर आपको महंगी करनी पड़ती है, तो फिर उस वजह से आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं रहते, तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगती। अच्छा, फिर आपने मार्कअप के रेट ज्यादा रखे हुए हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो उसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री फिर अगेन उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो ये ऐसा एक विशेष सर्कल है कि इसको आपको होलिस्टिकली इन सारी चीजों को ठीक करना होगा, और ये एक बड़ा मुश्किल काम है। और इसमें जो लोगों के मराहत याफ्ता तबके हैं, जिसको एलीट कैप्चर कहता है IMF, तो वो एलीट कैप्चर है। वो लोगों ने ऐसे पंजे गाड़े हुए हैं उसमें कि गवर्नमेंट को रिफॉर्म करने जाती है तो वो रिफॉर्म करने नहीं देते। और फिर अगर आपने शुगर का भी देखा होगा कि हमने पहले शुगर एक्सपोर्ट कर दी, फिर शुगर इंपोर्ट करनी पड़ गई। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये एलीट कैप्चर की वजह से ही हैं। तो इन चीजों को आपको, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि हमें एक हार्ड स्टेट बनना होगा, जहाँ जिसका दिल चाहता है वो सड़क पे खड़ा कर लेता है, जहाँ जिसका दिल चाहता है वो सड़क पे टेंट लगा लेता है, जिसका दिल चाहता है वो धरना दे देता है, जिसका दिल चाहता है वो जुलूस निकालना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजों को हमें दुरुस्त करना होगा, और एक हार्ड स्टेट भी बनना होगा, रिट ऑफ लॉ कायम करनी होगी। और चीजों को जब तक हम नई तरीके से चलेंगे, तो फिर देखें ना, दुनिया तो बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो फिर हमारे लोगों को में गुर्बत ही होगी ना, फिर क्या होगा। अब लोगों को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई काम करने जाती है तो लोग करने नहीं देते। अब देखें ना, 3-4 हज़ार अरब रुपए के टैक्स जो हैं, ये दुकानदार हैं या इस तरह के तबकात हैं जो टैक्स देते नहीं है, और जरा कोई बात हो तो वो शटर पावर फिर सामने आ जाती है। ये किस तरह होगा? इसके लिए तो आपको बहुत सारे सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे, लोगों को भी सोचना पड़ेगा। तो अच्छा, इनकी नेगोशिएटिंग पावर, वैसे ही आपको बता रहा हूँ, वैसे इनकी नेगोशिएटिंग पावर एक्चुअली ज़्यादा होती है छोटे टाउन्स में और छोटे शहरों में। और बिलखुसूस प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनका इलेक्ट्रेट वीक हो, जैसे लेट्स से फॉर कराची के लिए इशू क्या है कि हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ना तो एम्पावर्ड हैं, और मैनी पीपल आर डाउटफुल दैट दे एक्चुअली होल्ड पॉलिटिकल स्वे। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी बात में कोई वजन नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी, बहुत सारे ऐसे शहर हैं, गुजरात हो गया, गुजरांवाला हो गया, जहां पर टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का पॉलिटिकल स्वे भी बहुत है, और फिर जैसे आपने कहा कि वहां पर शटर डाउन जो है उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो
तो अनफॉर्चुनेटली वहां पर टैक्स कलेक्शन मिनिस्कुअल है, वो ज्यादा कलेक्शन कराची जैसे शहरों में होती है जिनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत वीक लोग हैं। क्या कहते हैं आप? जी, देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का जहां तक ताल्लुक है तो असल इशू ये है कि जब आप लोकल लेवल पे लोगों को एम्पावर करेंगे तो वो एक्सपोज भी होंगे, वो नजर आएगा कि भाई ये लोग जो है अपना काम सही नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर हम देखें तो पंजाब आपका लीड ले रहा है तरक्की में। बिल्कुल, पंजाब से लोगों को नजर आ रहा है कि पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा है, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा है, पंजाब में वुमेन के लिए काम हो रहा है, यूथ के लिए काम हो रहा है। पंजाब में हर सेगमेंट में आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आती है, वहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बेहतर है। तो एक कंपटीशन जो है अगर आप देखते हैं उसका पंजाब और सिंध में, तो आपको नजर आता है कि पंजाब बेहतर है। अगर आप उसका देखते हैं अपना कंपेयर करते हैं केपीके से, तो पंजाब आपको बेहतर नजर आता है। तो लेकिन यही चीज जो है अगर आप इसको प्रोविंशियल लेवल पे करने की बजाय अगर आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नजर आएगा कि जी वो दादू जो है वो बेहतर हो रहा है और लाड़काना जो है वो बेहतर नहीं हो रहा, ये लाड़काना बेहतर हो रहा है और दादू नीचे जा रहा है। तो वहां जब लोकल लेवल पे लोगों को नजर आएगा तो लोग फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दबाएंगे, उनको कहेंगे कि भाई तुम काम क्यों नहीं ठीक करते, तो या उसको इलेक्ट नहीं करेंगे या उस पर एक प्रेशर माउंट होगा। जी जी। तो इस तरीके से इस कंपटीशन को हमें सूबों से निकाल के इसको डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ले जाना चाहिए, तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली ग्राउंड पे इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ग्राउंड पे अगर कोई बंदा, फर्ज कीजिए कि जी आप दादू में अगर आपकी फैक्ट्री है और आप बिजली चोरी कर रहे हैं, तो वहां तो आप पकड़े जाएंगे, आपको नजर आ जाएगा, लोग देख लेंगे कि यार ये 2 फैक्ट्रियां या 10 फैक्ट्रियां बिजली चोरी कर रही हैं, इस वजह से हमें बिजली महंगी मिल रही है, या बिजली कंपनी जो है वहां पे बिजली की सर्विस अच्छी नहीं दे रही। तो चीज लोकल लेवल पे जो है वो मैनेजेबल होगी। लेकिन अगर आप ऊपर जितना दूर होते जाएंगे, जितना रिमोट कंट्रोल करते रहेंगे, तो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो बस मैं इसीलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर पॉलिटिकली भी अगर आपने लोगों को अकाउंटेबल करना है तो भी आपको लोकल लेवल पे जाना होगा। अगर आपने उनकी गवर्नेंस को ठीक करना है तो भी आपको फिर उनकी इंपोर्ट को देखना है, उनकी एक्सपोर्ट को देखना है, उनकी मुआशी बेहतरी को देखना है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट में देखना होगा ना कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी बेरोजगारी है। अगर फर्ज कीजिए लाड़काना में बेरोजगारी ज्यादा है और दादू में कम है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के ऊपर दबाव आएगा ना, वहाँ के जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि यार ये देखें आपके यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है। तो ये चीजें जो है उनको आपको ठीक करना होगा। जब करेंगे तो ये आप देखिएगा कि ये मुल्क जन्नत बन जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये फाइन ट्यूनिंग है, इनको करने की जरूरत है। अच्छा, पता है मेरा दिल बड़ा मचल रहा है, आप आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, वरना मैंने बड़े सवाल इकट्ठे करके रखे हुए थे। जब आप आते हैं ना तो फिर मैं आपसे मज़े मज़े के सवाल पूछता हूँ और आप उससे ज़्यादा मज़े के जवाब देते हैं। हालात, वाक़यात और मामलात के पेश नज़र आई थिंक इट्स ए गुड ओमन वैसे कि आज आप नहीं आए, क्योंकि पता लगता मैं को गलत सवाल पूछ लेता और पता लगता कि आप उसका सही जवाब दे देते तो मैं फंस जाता। आप तो वैसे मशहूर हैं, हर किस्म का सवाल आप कर सकते हैं। नहीं, असल में क्या है कि इस वक्त मैं अभी हर किस्म का सवाल आज एक खास वजह से नहीं करूंगा। उसकी वजह ये है कि आई विल ऑलवेज सी के हाउ थिंग्स टर्न आउट, व्हाई शुड आई ट्राई टू जंप द गन। मैं वेट करता हूँ 2-4 दिन के अंदर दोबारा से आपको तकलीफ दूंगा भी, आप आए फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और नौयत के। लेकिन आज तो मैं आपसे वाहवाही सवाल ही पूछूंगा ना, और वाहवाही सवालों के अंदर अगला ये है कि देखिए मैं आपको एक बड़ी अजीब सी चीज़ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका कहना ये है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े सालों से कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा और पाकिस्तान का जो पिछला सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा है या कंप्लीशन हुई है वो सखर मुल्तान मोटरवे है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने पब्लिक एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। उनसे जवाब लेता हूँ इस मौजू का कि जनाब मियाँ जाहिद हुसैन साहब, प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट इदारे भी ये कह रहे हैं कि आपके मुल्क में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, यानी कोई $multi-billion प्रोजेक्ट इस वक्त नहीं चल रहा पब्लिक डेवलपमेंट का या प्राइवेट सेक्टर में। इसके मुतालिक क्या राय देना चाहेंगे और कैसे हो सकता है ये आगे? जी देखिए, बात ये है कि हमने ये चाइना के साथ जो CPEC एग्रीमेंट किया था, तो उसके तहत हमें कोई $40 अरब की इन्वेस्टमेंट आई इंफ्रास्ट्रक्चर में जी, और उसका जो हाल हमने किया वो आपके सामने है।
एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने ये शुरू किया, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उनको आधा रास्ते से कान पकड़ के निकाल दिया गया, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ गई, उसने कहा कि ये तो हमारे मुफाद में ही नहीं था, तो फिर वो जो अटका तो वो फिर अटक ही गया जी। अच्छा, अब उसका सी पैक 2 का आगाज हो रहा है, तो सी पैक 2 में भी हम देख रहे हैं कि उसमें लेथार्जी है, उसमें चीजें सही नहीं है, वो करने कुछ जाते हैं तो उसमें फिर दहशतगर्दी आ जाती है। अच्छा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगे तो कहाँ से लगे, पैसे हैं नहीं कि पाकिस्तान अपने वसाइल से लगाए। अच्छा जी, जो पाकिस्तान में जो इकॉनमी की कंट्रैक्शन है तो वो भी इसी वजह से है कि लोगों को जब गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती तो लोगों के पास पैसे नहीं आते, तो अब वो गवर्नमेंट के पास तो पैसे हैं नहीं। अब गवर्नमेंट को बाहर से लाए, फंडिंग लाए, तो बाहर से फंडिंग आती नहीं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये तो वही बात है कि मरता क्या ना करता वाली बात है। तो वही फिर अगेन वही है कि जी चीजें आपको स्ट्रक्चरल करनी पड़ेंगी और लोगों को आपको सीधा करना पड़ेगा। आम जबान में बात करें, अवामी जबान में, तो बंदे का पुत्र बनाना पड़ेगा, लोगों को करप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, बिजली की चोरी चकारी को ठीक करना पड़ेगा। ये सारे मामलात हैं, जब ये ठीक होंगे ही तो ठीक होंगे। जबानी कलामी तो ये बातें करते रहने से तो ठीक नहीं। आज आप देखें कराची में एक बच्चा जो है वो मैन होल में गिर गया है और वो 14 घंटे बाद उसकी लाश मिली है और वो 1 किलोमीटर नाले में आगे वो ट्रैवल करते हुए उसकी बॉडी गई है। तो ये देखें इंसानी अलमी है, ये मतलब ये बताता है कि ये शहर या ये मुल्क ये लिवेबल है या नहीं है, क्या कंडीशंस हैं। उस फूल सा बच्चा है जो उसमें नाले में गिर गया है। तो ये चीजें जो है ये हम कब तक ये इस तरीके से चलता रहेगा, इन चीजों को हमें कभी तो इनको हैंडल करना पड़ेगा। और ये कोई इतना बड़ा इशू था कि वो हम उसमें मैन होल जो है वो खुला हुआ था, गटर का ढक्कन को चोरी करके ले गया। अब हमारे यहाँ तो गटर के ढक्कन को हम नहीं संभाल सकते, तो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की हम कहाँ बातें करते हैं। ये चीजें जो है ये देखें, फिर अगेन वही बात है कि आप छोटे लेवल पे जाएं, डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे जाएं, छोटे लेवल पे वहाँ के लोगों को सहूलतें दें, वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस दें, उनको वहाँ पे रोजगार दें, उनको वहाँ पे एक डिसेंट लाइफ दें। तो ये इसी तरह मुमकिन हो सकता है कि जब आप छोटे लेवल पे जाके वहाँ के लोगों को एम्पावर करेंगे तो वो अपनी चीजें खुद अपनी ठीक करना शुरू कर देंगे। तो फिर जिम्मेदार भी वही होंगे ना। अगर वो मिसमैनेज करेंगे चीजों को अपने अपने इलाके में, तो फिर वो मिसमैनेज करेंगे तो खुद जिम्मेदार होंगे, तो फिर वो कोई उनको गैर जिम्मेदारी करने नहीं देगा। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, ये जो मेगा प्रोजेक्ट वाली बात है, तो इसके लिए तो आपको फंड भी चाहिए, इसके लिए आपको विजन भी चाहिए, इसके लिए आपको मसल्स भी चाहिए, इसके लिए आपको एनवायरनमेंट भी चाहिए, इसके लिए आपने लोगों को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना होगा। तो ये बड़ी इस तरह की चीजें हैं। अब हम देखें ना, बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि जी $100 अरब की यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। वो SIFC के जो कोऑर्डिनेटर हैं, कंट्री कोऑर्डिनेटर, उनकी भी आप सुन लीजिए। हालांकि वो हमने वन विंडो ऑपरेशन वाला एक इदारा बनाया, तो उसको भी अब क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। तो वो असल में हैं, मैं तो सर रीजन ये होता है कि आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, सडनली यू सी वी स्वे लाइक अ पेंडुलम। मैं आपके सामने इसलिए मसला बता रहा हूं क्योंकि एक जयद अंग्रेजी अखबार है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता, शायद कारोबारी लोग उसमें काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं और तवज्जो देते हैं, इशारा आप खुद समझ जाएं। अब एक साहब हैं जो कि उनके मतलब एडिटोरियल के अंदर बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखते हैं, शायद वो अखबार के मुलाजिम ही हूँ, मैं नाम नहीं लेता, शायद सहाफ़ी हूँ। 2 हफ्ते पहले वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी इज़ गोइंग रियली नाइसली, 2 हफ्ते बाद कहीं से इशारा होता है इकोनॉमी इज़ डूइंग वेरी बैडली। तो इवन द रीडर इज़ शॉक्ड, इवन द रीडर इज़ शॉक्ड। पाकिस्तान के सबसे जयद ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट जो कि अब ऑनलाइन चले गए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोग्राम्स करते हैं, 2 हफ्ते पहले वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत ठीक चल रही है, बिल्कुल सही जा रही है। 2 हफ्ते बाद वही प्रोग्राम में ये कह रहे हैं और इसी जिस खबर का आप जिक्र कर रहे हैं इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जी अब टैक्सेशन का सिस्टम ये वो। तो प्रॉब्लम असल में ये है कि पीपल आर गेटिंग मिक्स्ड मैसेजेस, हंसदी भी नहीं, रोंदी भी नहीं, दसदी भी नहीं, ते फंसदी भी नहीं। तो हम डोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। वो हमारे साथ खेल रहे हैं सब लोग, इंफॉर्मेशन गिवर्स। क्या कहते हैं आप? जी नहीं, देखिए मैं इसमें थोड़ा आपसे इख्तिलाफ करूंगा। जी जी करें। बात यह है कि मैंने शुरू में ही आपके क्वेश्चन में ये कहा था कि मिक्स्ड सिग्नल्स हैं। हाँ, आप देखें, जब हम FPR की बात करते हैं तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें 16-17 हजार अरब रुपए टैक्स लेना चाहिए। ले रहे हैं हम 14,100 अरब रुपए, सही। तो जो 14,100 है उसको तो आपको सराहना होगा ना कि भाई 14,100 अरब जो है ये हमारी एक कॉम्पिटेंस है ना, ये हमारी कामयाबी है।
और जो हम 17,000 नहीं ले पा रहे, 3,000 हमारा शॉर्टफॉल है, वो हमारी नाकामी है। यस। तो ये तो मिक्स ही होगी ना बात। किसी भी चीज को हम एब्सोल्यूट तो नहीं ले सकते ना कि वो इदारा मुकम्मल नाकाम है, हम ये तो नहीं कह सकते ना। जी जी। इसी तरीके से हमारी, अगर आप देख लें कि जी हमारी जो 38% हमारी इन्फ्लेशन थी, अब वो आ गई है 4% पे, 5% पे। तो जाहिर है कि वो 4-5% भी नहीं होनी चाहिए इन्फ्लेशन, लेकिन अगर हम 38% से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है। अगर फॉरेन रिजर्व अगर हमारे आप देख लें तो उसके अगर हम बात करें तो वो 19 अरब डॉलर पे हैं, जो कि होने तो 100 अरब डॉलर चाहिए। तो इसलिए ये बातें जो हैं वो तो मतलब हम मुल्क देखिए तो ना, देखें हमारा डिफॉल्ट से निकल गया, हमारी इकोनॉमी कंसोलिडेशन पे आ गई। हमारी इकोनॉमी जो है हमारी 0% पे थी, जो कि अब 3-3.5% पे आ गई, लेकिन होनी तो 6% चाहिए। देखिए आईएमएफ तो इसलिए ने ये बातें तो एक बड़ी इसी एंगल में होगी ना। आईएमएफ ने एक बड़ी टेंजिबल इंफॉर्मेशन हमें दी। बोला आपके यहाँ 1 साल को, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 साल कह रहे हैं कि जी 2 साल में आपके यहाँ करप्शन 20 अरब डॉलर की हुई। अब वो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मे बी दे वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रिकवरीज। अब इशू ये है कि उसके ऊपर 2 दिन भी डिबेट नहीं हुई कहीं पे। देयर वाज नो डिबेट कि डिड इट एक्चुअली अकर। लेकिन अरमगान ने किस तरह से मारा मुस्तफा को, इस पे 10 साल लगा देने हमने कि जी इस तरह से निकला था गाड़ी में से, उसके अब्बू ने यह कह दिया, उसकी अम्मी ने यह कह दिया। इस पे पूरी कौम ने 6 महीने लगाए और 20 अरब डॉलर के से ज्यादा की करप्शन आईएमएफ टेंजिबल डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपके लोगों ने कोई उसको खबर ही नहीं बनाया। तो ये पैराडॉक्स क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे सच से बताएं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये आईएमएफ ने कोई बड़ा इंकशाफ नहीं किया, ये तो हमें पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान का तकरीबन जो लोग इन चीजों को समझते हैं सबको ही पता है कि देखें, मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपसे कहा और आपके प्रोग्रामों में अक्सर हम बोलते रहते हैं कि 1000 अरब डॉलर तो सिर्फ बिजली का लॉस है, 1000 अरब रुपए बिजली का लॉस है, 1000 अरब रुपया हमारा जो है ये एसओईज का लॉस है। तो 2000 अरब हो गया, तो 2000 अरब का मतलब है 7 अरब डॉलर। तो 7 अरब डॉलर तो हर साल हम ये लॉस, तो ये सिर्फ 2-3 चीजों में ही हम कर रहे हैं ना। तो इसके अलावा तो फिर अगर आप देखें तो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल में तकरीबन 3000 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं, रेवेन्यू में 3000 अरब रुपए का हम लॉस कर रहे हैं। आपका जो क्या कहते हैं दूध जो है ये 3000 अरब डॉलर, 3000 अरब रुपए का ये हर साल हम जाया कर देते हैं। तो फिर ये तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस काम के लिए हमने डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया। इस काम के लिए हमने डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया। वो तो शुक्र है, उनको हम वजीर आजम बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फलसफे की किताबें लिख दी, उन्होंने मसला हल नहीं किया। उससे पहले आपको याद होगा कि नहीं, मसला तो देखें मैंने और आपने हल करना है, डॉक्टर इशरत हुसैन ने तो हल नहीं करना ना, आईएमएफ ने तो हल नहीं करना। आईएमएफ ने तो बता देना है कि भाई ये आप अली साहब ये आपके यहाँ पे लॉस हो रहे हैं। अब वो लॉस जो है वो अगर आपका पानी की बाल्टी में ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे से बाल्टी लीक हो रही है, तो वो तो आपने ठीक करनी है ना, या मैंने ठीक करनी है। आईएमएफ ने तो आगे ठीक नहीं कर रही। तो वो जो चोरी चकारी तो मैं और आप कर रहे हैं ना, तो वो तो मुझे और आपको ठीक करनी है। रिश्वत जो है वो मैं और आप दे रहे हैं, कोई ले रहा है तो मैं और आप दे भी तो रहे हैं ना। तो वो उन चीजों को हमने ठीक करना है। तो ये तो हल मेरे और आपके दरमियान मौजूद है, ये हल कोई तीसरा आगे तो नहीं निकालेगा। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है। यहाँ पर मुझे एहसन मेहनती साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं और इस मौजू पर और इससे मुंसलिक मौजूआत पे 2-4 बातें मैंने उनसे भी करनी है। वेलकम करता हूँ एहसन मेहनती साहब आपको। थैंक यू। एहसन मेहनती साहब, अभी मियाँ जाहिद हुसैन साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने बड़ी तफसीली और बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल के बारे में अपना तज्जिया पेश किया। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही हैं आज हमारी कैपिटल मार्केट के लिए भी और हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन चलो उससे हटके मैं आपसे बात करता हूँ। हम जो बात कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैक्रो तरफ से देखते हैं तो उसके मिक्स सिग्नल्स आते हैं। ये मियाँ साहब ने भी हाईलाइट किया। तो ये मिक्स सिग्नल्स जो हैं इनकी वजह से मेरे जैसा सीधा साधा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि जी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मैनेज हो गया, लेकिन हमारी इन्फ्लेशन बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अगर आप देखें जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे इस वक्त शो हो रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर साहब पब्लिकली जो है वो ये बात कर रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर ग्रोथ है वो 9% है, सीमेंट 16% है, पेट्रोलियम 4% है, ऑटोमोबाइल 31% है और मोबाइल फोन जो है 26% है, एलएसएम ग्रोथ 4.2% है। तो आई थिंक कि ये तो इंडिकेशन और एक्सपोर्ट आप टेक्सटाइल के हमने देखे जो डेटा आ रहा है वो 4 महीने के अंदर हमने जो है कोई अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ ली है टेक्सटाइल की जो हमारे लास्ट
तो आई थिंक कि जो ग्रोथ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, कभी इतनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं हुई लास्ट 4 महीने में जितनी हुई है। तो आई थिंक कि ये जो डेटा जो इंडिकेट हो रहा है, जो इन्फ्लेशन अब 6% पर आएगी, और आई थिंक कि जो हमारा जो रेमिटेंसेज हैं उसके अंदर अपनी ग्रोथ है उसकी फॉर एग्जांपल $3 बिलियन मंथ हमें मिल रही है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट सरप्लस हो भी जाता है और कभी नहीं भी होता। तो आई थिंक कि इसको हम निगेट तो नहीं कर सकते। आई थिंक इंडिकेशन तो यही है कि जो ग्रोथ नंबर्स हैं उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इकोनॉमिक डेटा है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इस हिसाब से अगर आप देखें तो इन्फ्लेशन जो है जो 38% पे चली गई थी वो 0% पर भी आ गई थी एक वक्त के अंदर, और फिर जब आप इंटरेस्ट रेट को देखें वो 22% पे था, वो 11% पे आ गया। लेकिन वो और कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट रेट को हम और कम करेंगे तो रुपी स्टेबिलिटी नजर आएगी। आगे दिसंबर माह के अंदर जो है मिड दिसंबर में हमें मोस्ट प्रॉब्ली IMF की किस्त भी मिल जाएगी $1 बिलियन की, उससे रुपी स्टेबिलिटी के अंदर, और फिर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि ये हमारे जो नंबर्स हैं, यानी कि SIFC की एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन सऊदीया से आएगी, आई थिंक उसको भी हम पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट भी यही रिफ्लेक्ट कर रही हैं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट ग्रेजुअली इंप्रूव होगा जैसे नंबर्स नजर आएंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। अच्छा, विदाउट नेमिंग द रीजंस, इज द मार्केट टेकिंग द पॉलिटिकल सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी कंफर्टेबली और नॉट? देखिए, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं वो तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट तो हमारा है ही, बट जाहिर है ये हम दूसरी अनसर्टेनिटी ये भी है कि ये आगे जो है हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो क्या है, जो बायलैटरल इश्यूज हमारे चल रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान के साथ अगर हम देखें, और फिर जाहिर है कुछ हमें सिक्योरिटी एडवाइजरीज हैं शहर के अंदर, जो हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो तो इम्प्रूव हो रही है, लेकिन जाहिर है जो पॉलिटिकल जो हमारे इश्यूज हैं उसके अंदर आपके भी सामने हैं जो हमें नजर आ रहा है, दरकार है मिलिट्री सेटअप के साथ भी। तो आई थिंक कि वो मुस्बत बातें हो सकती हैं अगर हमें कुछ डेवलपमेंट्स उसमें पॉजिटिव नजर आए, और अपेरेंटली नजर आ रहा है कि चूंकि कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट की कि वो हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, तो लेट्स देम गिव देम अ वीक, मोस्ट प्रॉब्ली जो है लोकल पॉलिटिकल जो इश्यूज है वो सॉल्व होंगे, और फिर मिड वीक के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हमारे अफगानिस्तान के साथ इश्यूज हैं, अगर वो सॉल्व होते हैं आई थिंक जो सिक्योरिटी अनरेस्ट का जो मामला है वो भी उससे इम्प्रूव हो सकता है। तो आई थिंक कि काफी चैलेंजिंग जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू वेट एंड सी। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। मियां जाहिद हुसैन साहब, एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि वो जाता है ना बंदा मर्ज के इलाज के लिए, तो फिर वो पहले पूछते हैं सबसे ज्यादा आपको क्या चीज तकलीफ दे रही है, पेन कर रही है, हर्ट कर रही है। तो अगर आज आपसे वजीर आजम पाकिस्तान या जो भी इंचार्ज है इस मुल्क के अंदर आपसे पूछ लेता है कि जनाब टेल मी विच थिंग इज हर्टिंग यू द मोस्ट द बिजनेस कम्युनिटी, तो आपका क्या जवाब होगा? जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से ही ये तमाम मसाइल हमारे खड़े हुए हैं, और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, उसमें फिर गुर्बत बढ़ रही है, उसमें लोग बेरोजगारी हो रही है, उसमें महंगाई भी हो रही है। ये सारी चीजें जो है ये एक ही इसकी इवल्स जो है उसकी मां जो है वो यही है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप कॉस्ट ठीक कर लेंगे तो आप फिर दुनिया में हर जगह पे जाके, अभी आपने देख लेना कि अभी आपने जिस तरीके से इंडिया को नॉकडाउन आपने किया तो अपनी एक परफॉर्मेंस से किया ना, इसी तरीके से अगर आपने अपनी इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस देनी है तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना होगा। वैसे तो दिस इशू pertains और डायरेक्टली डज नॉट pertain टू मियां जाहिद साहब, फिर भी मैं इनसे पूछना ज़रूर चाहूँगा। सर, हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट के साथ इस्टेब्लिशमेंट का सेटअप था, उन्होंने गोल्ड स्मगलिंग काफ़ी हद तक रोकी, लेकिन एक खुशाइन चीज़ ये हुई आप लोगों से, इसलिए ये जुड़ा हुआ है क्योंकि आप लोग बिज़नेस कम्युनिटी ने किसी तरह कन्विंस कर लिया गवर्नमेंट को कि आप लोगों को इम्पोर्ट की इजाज़त दें, जिससे बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान की जो ज्वेलरी की इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी। तो ये एक अच्छा कह रहे हैं खुशाइन इकदाम हुआ है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। जी हाँ, ये SRO 760 गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया हुआ था, जो भी उन्होंने बहाल किया है जी। और इसमें मैं आपको बता दूं कि दुनिया में गोल्ड की या ज्वेलरी की जो मार्केट है, जेम्स एंड ज्वेलरी की जो मार्केट है दुनिया में, वो 950 अरब डॉलर की है एनुअल, और उसमें जो पाकिस्तान का शेयर है वो है $22 मिलियन, यानी कोई $2 करोड़, तो 950 अरब डॉलर की मार्केट में। तो ये सूरत हाल है, हम चाहें तो उसमें हम बहुत बड़ा एक मेजर किरदार अदा कर सकते हैं, और हम ये 760 की बहाली के बाद आई होप कि इसमें इंशाल्लाह बेहतरी होगी, और उसमें
बाज लोगों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जी ये 760 की आड़ में लोग जो है वो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं फिर वापस नहीं भेजते, जो कि गलत बात थी। और गवर्नमेंट की कमेटी ने उसको जब देखा, उसमें इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि वो चीज गलत थी, लेकिन उसके नतीजे में 4-5 महीने आपके कारोबार बंद हो गया जी। तो अब ये चीजें हैं, इसमें अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट प्रमोट करे ट्रेड और इंडस्ट्री को तो इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जहां तक इसमें अभी गोल्ड की प्राइसेस का ताल्लुक है कि पाकिस्तान में बढ़ रही है या इंटरनेशनली बढ़ रही हैं, तो जाहिर है कि जब करेंसी वीक होती है, डॉलर वीक होगा, तो फिर लोगों की तवज्जो इस तरफ जाती है कि हम गोल्ड को लेकर स्टोर करें। और फिर गवर्नमेंट जो है, इंडिया भी गोल्ड को स्टोर कर रहा है और सारे इस तरीके से जो है या चाइना करता है, तो वो अपनी अपनी वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए तो गवर्नमेंट जब लेती हैं सोना तो फिर जाहिर है कि सोना महंगा होता है। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया और मज़ीद भी हमारी गुफ्तगू इस पर होगी, लेकिन यह कि मैं एक चीज़ जो बड़े प्रेसिंग इशू है और चैलेंज है वो मैं हसन मेहनती साहब आपसे पूछना चाहूँगा। कल अचानक जो है वो आधी रात को हमें पता लगा कि हुकूमत को हम पे तरस आ गया, पेट्रोल की कीमत कम कर दी, लेकिन जिस चीज़ पे तरस आना चाहिए था उधर तरस आया नहीं, उधर अभी तक गड़बड़ चल रही है। लेकिन कम से कम पेट्रोलियम मसनूआत कम करने के लिए जो इक़दामात लेने थे वो ले लिए, आगे आप खुद ज़हीने। तो ये जो इक़दामात लिए गए, क्या ये बैनुल-अक़वामी मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम हुई उस वजह से लिए हैं या कोई आवाम को पैसिफाई करने के लिए कुछ करने जा रहे हैं या कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं? जी देखिए, आई थिंक ये तो अच्छी डेवलपमेंट है। जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं उनको अगर हमें कम करना है तो जाहिर है इंटरनेशनल प्राइसेस जो ऑयल की गिरती हैं उसके साथ हमें जो है हमारी लेवीज को भी कम करना चाहिए। उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो इनिशियली अभी ये मियां साहब ने इंडिकेट किया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसी बेसिस पर कम होगी कि हम जितनी हमारे फ्यूल कॉस्ट है उसको कम करें। ये फ्यूल कॉस्ट मेजर रीजन है, पावर कॉस्ट है जो कि हमें हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स को इम्पैक्ट कर रही है। और आई थिंक इसकी अप्रूवल हमने मोरलेस जो है IMF से भी ली हुई है कि जिस तरह से इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस कम होंगी वैसे ही उसी डायरेक्शन में हमें उसको कम करना चाहिए। और जाहिर है जो इस वक्त हमें वॉर स्पेशली जो रशिया और यूक्रेन की है उसके अंदर उसमें कमी उस मैटर में नजर आ रही है और उसके रेजोल्यूशन नजर आ रहा है। उसके साथ यही नजर आ रहा है कि वक्त के साथ जो है वो फ्यूल प्राइसेस जो कि कम होंगी तो पावर प्राइसेस कम होंगी और आई थिंक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है एक्सपोर्ट नंबर्स में हमें नजर आएगा और आ भी रहा है मोरलेस। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आप दोनों की तरफ से आ गया। मेरे पास अभी नुकात तो बहुत सारे गुफ्तगू करने वाले, लेकिन मेरे ख़्याल से एक चीज़ मैं हुकूमत से कहना चाहूँगा ब्रेक लेने से पहले कि देखें, हुकूमत वक्त को ये कोशिश करनी चाहिए कि बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है ना वो फॉर्मल चैनल से, टीवी चैनल से, न्यूज़पेपर से, रिलायबल सोर्सेज से आवाम के पास पहुँचे। अगर हुकूमत कदगने लगा के, पाबंदियाँ लगा के, मीडिया को कैद करके किसी तरह ये चाहे कि हम वो ख़बरें ही लोगों तक ना पहुँचाएँ, फिर आप इजाज़त दे देंगे कि अजीब व गरीब किस्म के लोग सोशल मीडिया पर इस किस्म की कयास आराइयाँ और रूमर मॉन्गरिंग करें जिससे मुल्क को नुकसान हो, मुल्क की सालमियत को नुकसान हो और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा कयास आराइयाँ बढ़ जाएँ कि गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाए। यह मुल्क ऐसी सिचुएशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो मेरी भाई हुकूमत से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ए स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान। यहाँ पर मैं मियाँ जायद साहब की जाने भी जाऊँगा, माजरत कि मैंने बीच में ज़रा इंक्लूड कर दिया कुछ, पता नहीं मियाँ साहब इस बारे में बात करना चाहें नहीं, लेकिन मैं तो इनको मईशत के मौजू पर ही रखूँगा और मैं थोड़ा सा इनके साथ ये डिस्कस करूँगा कि सर एक्सपोर्ट बूस्ट करने के मुतालिक गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज डिवाइस कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नंबर, या आपके साथ पहले प्रोग्रामों के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, वो नंबर एक ख़ास रेंज के दरमियान ही मूव करता रहता है और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है एट द एंड ऑफ द डे रुपी डिप्रिसिएशन या डिवैल्यू हो जाता है, वो नंबर वहीं खड़ा रहता है, वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं आप? आपने क्या कहा शुरू में? वो आपकी आवाज़ कट गई थी। नहीं, वो मैंने शुरू में जो बात कही थी वो तो कुछ ऐसी थी, उस पर आपकी क्या राय लेता। मैंने उस पर यही बात ली कि भाई आजकल अगर कन्वेंशनल मीडिया को इजाज़त दी जाए कि वो खुल के बात करे तो ये अच्छा रहता है, वरना सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं जिससे मुल्क के अंदर जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश थी कि भाई इस सिलसिले के अंदर हुकूमत को चाहिए
कि फ्री मीडिया के लिए काम करे ताकि रिलायबल सोर्सेज से लोगों को बातें पता लगे। ये मैं कह रहा था, ये बिजनेस से हटके थी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जाहिर है कि इसमें तो जो ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्हें ही हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो वो तो जिस तरीके से आज़ादी से बात करते हैं तो वो उसमें गलत भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, गलत इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट होती है। तो उसको तो किसी न किसी तरीके से रेगुलेशन कोई उसकी होनी चाहिए जी। और जहाँ तक अपना जो स्ट्रक्चर्ड मीडिया है उसको बिल्कुल हमें चाहिए कि उनको प्रमोट करें, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने एक्सपोर्ट का शायद पूछा था। जी, एक्सपोर्ट का मैंने ये पूछा था कि देखें हमारे वॉल्यूम्स बढ़ गए हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बैंड के अंदर ही हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स आ रहे हैं, ग्रोथ इतनी सब्सटेंशियल नहीं है। आप देखें अगर हम दोबारा इस तरफ जाएंगे रुपी डिवैल्यूएशन की तरफ, जैसे अभी मेहनती साहब ने कहा कि तकरीबन 10% जो है वो होना चाहिए, और अक्सर लोगों को मैं देख रहा हूँ जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हमें रुपी को 10% के करीब डेप्रिशिएट करना चाहिए। तो उसका मतलब ये होगा कि फिर एक दफा एक नई महंगाई की लहर आएगी, फिर इन्फ्लेशन होगी, फिर मार्कअप के रेट बढ़ेंगे, फिर वो एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त हमें फिर एक उसी सर्कल की तरफ जाना चाहिए। हमें तो जो करने वाले काम है वो ये है कि हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें। जब देखें ना, बात तो ये है कि एक्सपोर्टर को हमें फिजिबल करना है, कॉम्पिटिटिव करना है। तो एक्सपोर्टर को फिजिबल करने के दो ही तरीके होते हैं कि एक तो तरीका ये होता है कि आप रुपया डिवैल्यू कर दीजिए, यानी आपकी और मेरी जेब से रात को 10 रुपए निकल जाएंगे और वो गवर्नमेंट के जरिए उसके पास चले जाएंगे, एक्सपोर्टर के पास, वो अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर लेगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि एक्चुअली जहाँ पे उसमें चोरी हो रही है या जहाँ पे मिसमैनेजमेंट हो रही है, उन चीजों को आप उसकी कॉस्ट को ठीक करें। वो जरा मेहनत तलब काम होता है और वो मुश्किल भी होता है क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं लोगों के। तो इस तरीके से अगर हम महंगाई बढ़ा देंगे, 10 रुपए मेरी और आपकी सबकी जेब से 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जेब से निकल के और वो एक्सपोर्टर को मिल जाएंगे, तो एक्सपोर्टर अपनी कॉस्ट कम कर लेगा। तो उसकी बजाय हमें तो ये चाहिए कि जो बिजली चोरी और ये लाइन लॉसेज और ये जो इस किस्म की जो अफरीत है, जो मेहनत है, इनको कंट्रोल करना चाहिए। वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो जो करने का काम है वो ये है। एहसन मेहनती साहब, ये बात आपने सुनी, अब इसके ऊपर आप भी अपनी राय दें, क्योंकि जैसे बताया उन्होंने कि एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट करने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जाए, तो आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे हिसाब से तो रुपी की स्टेबिलिटी जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और जाहिर है जो इंटरेस्ट रेट्स को 11% तक, तो आई थिंक ये जो इंटरेस्ट रेट को रखा गया उसकी ऑब्जेक्टिव जो है वही है कि जो रुपी है उसको इस लेवल पर जो है इसको कंटिन्यू किया जा सके। और फिर आई थिंक कि जो यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स जो है, जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है उसकी तरफ से भी कहा गया कि जो इंटरवेंशन है स्टेट बैंक की वो नहीं होनी चाहिए थी। और आई थिंक कि जो एक्सपोर्टर का फोकस वो यही है कि रुपी को मजीद डिवैल्यू किया जाए। आई थिंक कि ये प्रेशर काफी रहता है गवर्नमेंट्स के ऊपर, और फिर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट वो प्रेशर को डील नहीं कर सकती है। और आई थिंक कि जो गवर्नमेंट बचाने के लिए भी जो है ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि अल्टीमेटली जो है, लेकिन आई थिंक इसमें एक पॉजिटिव प्रोपोनेंट हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कभी भी नहीं चाहते कि रुपी की वैल्यू गिरे, और वो ये समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो रुपी की वैल्यू कम होने से नहीं बढ़ती हैं, और ये डेटा भी इम्प्रूव करता है। बट आई थिंक कि काफी ज्यादा प्रेशर ग्रुप्स हैं जो आई थिंक कि इम्पैक्ट करेंगे इस चीज को कि एक्सपोर्ट नंबर्स अगर बढ़ाने हैं तो रुपी को डिप्रिशिएट के। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ये प्रेशर ग्रुप जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, जिसकी बेसिस पे ये नजर आती है बात के काफी गवर्नमेंट के लिए। और फिर जाहिर इस वक्त नहीं, मैं तो अग्री करता हूं डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्हें भी अग्री करने की जरूरत है ना, जिन्होंने ये डिसीजन लेना है। लेकिन खैर एनीवे, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।